नमस्कार। जैसा कि वादा किया था, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत पर आज हम बात करेंगे। त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो मिस्टर गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था और आपके अनुसार बुद्धि के 3 कारक होते हैं जिनके माध्यम से हम बुद्धि को नाप पाते हैं। तो त्रिआयामी सिद्धांत इसीलिए कहा कि उसमें बुद्धि के 3 कारक आपने बताए। अब ये 3 कारक क्या हैं? तो पहला है विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। चलिए हम इनमें से एक एक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। विषय वस्तु मतलब कोई भी समस्या हो या कोई भी बात हो या कोई भी वाक्यांश हो, जिसको समझने के लिए, जिसको सुलझाने के लिए हमने कौन सी विषय सामग्री को देखा है या वस्तु को, कौन सी चीज़ को काम में लिया है, उसे हम विषय वस्तु कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। विषय वस्तु 5 प्रकार की होती हैं जिनको हम किसी चीज़ को समझने में उपयोग में लाते हैं। तो पहली विषय वस्तु है दृश्य। दृश्य मतलब जो कि स्पष्ट रूप में हम आँखों के द्वारा देख पा रहे हैं, दृश्य स्वरूप में दिखाई दे रहा है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, वो भी एक वस्तु के रूप में हम काम में लेंगे किसी चीज़ को समझने के लिए। और दूसरा कहा श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनाई देने से, कि हम क्या सुन पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, तो हमारे जो कान हैं वो क्या समझ पा रहे हैं, उन तक किस तरह की ध्वनि पहुंच पा रही है। तो वो जो ध्वनि है वो भी एक विषय वस्तु हुई। उसके आधार पर भी हम किसी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं या किसी बात को समझ पाने में प्रयत्नशील रह पाते हैं। और तीसरा होता है शाब्दिक। मतलब उसके पास शब्द होते हैं जिन्हें हम लिखकर या पढ़कर स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। तो वो भी एक विषय वस्तु है जो शब्द रूप में है सामने हमारे। तो जो शब्द रूप में हमारे सामने, जिसको हम किसी चीज़ को समझने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो वो भी हमारे विषय वस्तु हुई। इसलिए उस विषय वस्तु का नाम ही दिया शाब्दिक। भी कुछ भी हो सकता है, स्वर व्यंजन से हमको इसको काटना नहीं है, वाक्य विन्यास से काटना या जोड़ना या समझना है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ शाब्दिक मतलब जो शब्दों में हम पहचान पा रहे हैं जिस चीज़ को, वो वस्तु जिसे हम शब्दों के माध्यम से पहचान पा रहे हैं, वो शाब्दिक विषय वस्तु कहलाती है। चौथी जो है वो है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब क्लियर हुआ? मतलब मैंने संकेत के द्वारा आपको स्पष्ट करने की कोशिश की। पहले वाला मेरा संकेत था जाओ, और दूसरी बार मैंने ऐसे किया, मतलब आपको आना है। तो अब आपने मेरे आने या जाने के जो निर्देश हैं उनको समझने में संकेतों का सहारा लिया। या आप लोग जैसे एनएसएस में रहे होंगे या बचपन में स्काउट गाइड रहे होंगे, तो कई जगह या सड़क पे भी आप लोग चलते हो तो कई जगह संकेत देखिए हुए रहते हैं ना, उनको पढ़ के हम समझ जाते हैं कि आगे पानी है, या पेट्रोल पंप कितनी दूर है, या कोई सहायता कितनी दूर है, या हम कितने किलोमीटर किस शहर तक पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें जो संकेतों के द्वारा दी गई हैं, तो वो संकेत के माध्यम से हम अपनी बात को समझ पाने की कोशिश करते हैं, उस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये वस्तु सांकेतिक हुई। अगली जो 5वीं वस्तु हमने कही है, सॉरी हमने नहीं, मतलब गिलफोर्ड महोदय ने जो कही है, वह है व्यावहारिक। उसको व्यवहार में किस तरह से लाया जा रहा है, व्यवहार में लेने पर हम उस चीज़ को यदि समझ पा रहे हैं, उसके अलावा यदि हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो वो भी हमारी विषय वस्तु हुई। जैसे हमने कहा झूला। अब झूला एकदम से जब तक आपने उसको व्यवहार में प्रयोग नहीं लाया होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपने कभी झूले पे बैठा होगा, वो किस तरह से दोलन क्रिया करता है आगे और पीछे, तो ये एक व्यवहारिक ज्ञान होगा। तो व्यवहार में लाने पर आप उस विषय, उस वस्तु को समझ पाएंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम व्यवहार में लाकर ही समझ पाते हैं, अन्यथा हम नहीं समझ पाते। जैसे अभी हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं,
हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि क्या हम इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कर पाएंगे, पर ये कोरोना संकट काल ने हमको ये व्यावहारिक स्थितियाँ ऐसी दी और हमने महसूस किया कि हाँ, इस तरह से भी हम ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसको हमने व्यवहार में लाने के बाद ही महसूस किया कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है, कैसे होती है। तो यह व्यावहारिक विषय वस्तु हुई। आपने जो दूसरा कारक दिया था वो दिया था संक्रिया। संक्रिया किसे कहेंगे अपन वो देखते हैं कि सामान्य समस्या समाधान हेतु जो अपनाई गई क्रिया होती है, सामान्य समस्या समाधान हेतु जो अपनाई गई क्रिया है उसे हम संक्रिया कहते हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमने कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाई होती है, उसे हम संक्रिया कहते हैं। अब ये प्रक्रिया भी 5 प्रकार की होती है। जैसे पहली है स्मृति प्रतिधारण। स्मृति प्रतिधारण मतलब हम उसके बारे में कोई एक स्मृति को धारण करते हैं और उसको मूर्त रूप में अपने समक्ष, आंखों के समक्ष रखते हैं, मतलब उससे संबंधित यादों को हम संभाल के रख पाते हैं। स्मृति को धारण करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। तो यह भी एक संक्रिया हुई, मतलब पहली जो संक्रिया हुई स्मृति प्रतिधारण। अब स्मृति प्रतिधारण तो हमने कर लिया, उसकी यादें को हमने धारण कर लिया, समझ लिया, सामने आंखों के आगे ले आए। फिर उसका दूसरा है मूल्यांकन। दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? उसको मूल्यांकन, उसको आंकने का प्रयत्न करेंगे हम कि वो किस तरह से हुई, क्यों हुई, अच्छी है या बुरी है, मतलब कुछ तरह से हम उसको मूल्यांकन देने का प्रयत्न करेंगे और फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जो संक्रिया का जो दूसरा स्टेप है स्मृति के बाद उसका मूल्यांकन करना। फिर तीसरा आता है अपसारी चिंतन। देखिए ये विज्ञान के विद्यार्थी अच्छे से समझ सकते हैं। अपसारी किरणें या अभिसारी किरणें आपने 8वीं या 10वीं में पढ़ा होगा विज्ञान की पुस्तक में, वहीं से इसको हमने लिया है। अभिसारी और अपसारी। अपसारी जो प्रसारित किया जा रहा है, कोई भी जो चिंतन है उसको हम उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, उसको चरणबद्ध प्रक्रिया में विभाजित कर देंगे और फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हुआ? अपसारी चिंतन, जिसके माध्यम से हम उस समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रश्न के हल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात को जानने के लिए कर रहे हैं। मतलब उसको हमने जो भी बात हमें समझनी, जो भी समस्या हमें सामने आई है, उसको स्टेप बाय स्टेप 2 4 5 स्टेप दे दिए, फिर उनको खोलने की कोशिश करी, हमने समझने की कोशिश करी। तो ये कहलाता है अपसारी चिंतन। चौथा उन्होंने कहा अभिसारी चिंतन। हमने हर चीज़ को फैला तो दिया, प्रसारित तो कर दिया, पर जब तक उसको हम केंद्रित वे में नहीं जाएंगे तब तक वो भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो अपसारी के बाद फिर हम आएंगे अभिसारी पे कि उन सब तत्वों को जब एक किसी फोकस वे में लेकर आएंगे तब हम समझ पाएंगे कि असल में है क्या। तो मात्र अभिसारी चिंतन करने से काम नहीं चलेगा, अभिसारी करने के बाद हमको अपसारी भी करना पड़ेगा और उन सब तत्वों को मिलाते हुए कहीं किसी एक केंद्र बिंदु की तरफ ध्यान रखना होगा, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना होगा, तब जाके हम उस विषय वस्तु को समझ पाएंगे। 5वां जो प्रकार आपने संक्रिया का दिया था कि 5वें कौन सी क्रिया अपनाई जाएगी, वो होगी संज्ञानात्मक। हम उसको संज्ञान में लाने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की प्रयत्न करेंगे। देखिए पहले हमने स्मृति धारण की, फिर उसको हमने मूल्यांकन किया, किस तरह से अच्छा, किस तरह से बुरा, इस तरह रूप में डाला। फिर हमने उसको अपसारी चिंतन, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। फिर उसको हमने केंद्रित करके अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए उसको समझने के प्रयत्न किए और इस तरह से हमने उससे संबंधित सारा संज्ञान, सारी जानकारियाँ एकत्रित की और उसके बाद हमने उसको समझने का प्रयत्न किया, उसकी तरफ हमने कदम उठाया। तो ये जो क्रिया हुई संज्ञानात्मक संक्रिया की जो 5वां भाग था। आपका जो तीसरा कारक था जिसके माध्यम से आप बुद्धि को नापते हैं वह था उत्पाद। मतलब किसी भी विषय वस्तु में जो संक्रिया लागू की जाती है ना, तो उस संक्रिया को लागू करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमारा उत्पाद हो गया कि हमने ये क्रिया अपनाई और उसके बाद हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ।
तो वो परिणाम क्या रहा, वो उत्पाद क्या रहा, उसको भी आपने एक कारक माना। अब ये उत्पाद भी आपने 6 भागों में विभक्त किए। इसको भी मतलब उत्पाद भी 6 प्रकार के होते हैं, ऐसा गिलफोर्ड महोदय ने हमें स्पष्ट किया। आपका था जैसे पहला था इकाई, गणितीय इकाई अपन समझ सकते हैं, या वो है कहाँ से, क्या लिया गया है उसको हम समझ सकते हैं। और दूसरा वर्ग, मतलब वो किस वर्ग से है, कि जैसे प्राणी वर्ग से है, भौतिक है, अभौतिक है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, या ठोस है, द्रव्य है, या गैस है, मतलब वो किस वर्ग से है। तो ये वर्ग समझ में आया। इकाई में 1 है, 2 है, 4 है, जिसको हम नाप सकते हैं इकाई के रूप में। तीसरा उन्होंने कहा संबंध, भाई वो जो भी कुछ है तत्व, उसका आपस में उस उत्पाद से संबंध क्या, जो हमारे पास तैयार होकर आया है उससे क्या संबंध स्थापित हो पा रहा है, उसको हम समझेंगे। चौथा उत्पाद है प्रणाली। वो उत्पाद जब आया हमारे सामने तो किस प्रणाली के माध्यम से आया, मतलब हमने बहुत सारी क्रियाएं की होंगी तब जाके कोई एक प्रणाली उस पर उपयुक्त उस उत्पाद तक पहुंचने में हमें सहायक रही होगी। तो वो प्रणाली क्या रही, मतलब वो हमारा उत्पाद क्या रहा, हम कई क्रियाएं करने के बाद उस उत्पाद को प्राप्त कर पाए होंगे। तो अंतिम जो प्रणाली जिसको हमने प्रयोग किया वो हमारा उत्पाद में ही आएगी, उसको हमको समझना होगा। फिर रूपांतरण, देखिए हमने क्या करा था, अपसारी चिंतन किया, अपसारी चिंतन किया, फिर उस उत्पाद को खोजने की कोशिश की और फिर उसको रूपांतरण किया। मतलब जैसे देखिए शिक्षक जब कोई बात को अपनी कक्षा को समझाना चाहता है तो उससे संबंधित कोई उदाहरण देता है, तो वो जो उदाहरण है उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित रूपांतरित होकर आप समझ पाते हैं। कोई भी बात होती है तो उसको हम अपने छोटी छोटी क्रियाओं के उदाहरणों के माध्यम से उसको रूपांतरित करते हैं और तब जाके वो बात एकदम वो दृश्य के रूप में हमारे सामने आ जाती है रूपांतरण के पश्चात। तो वो भी एक उत्पाद हुआ कि किस तरह से आपने उसको रूपांतरित किया। और फिर था निहितार्थ, जो छठा बिंदु आपने कहा था उत्पाद का, वह था निहितार्थ, मतलब उसके अंदर निहित अर्थ क्या। देखिए आप लोगों ने हिंदी भी पढ़ी होगी, हिंदी साहित्य भी पढ़ा होगा, और वहाँ अक्सर करके एक प्रश्न आता है कि इस वाक्य का भावार्थ और इस वाक्य का शब्दार्थ लिखिए। तो आप ये महसूस करते हैं कि शब्द अलग अर्थ दे रहे थे और उन शब्दों से जो वाक्य बना था उसके पीछे का जो भावार्थ था वो अलग था। तो हमको ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो उत्पाद हमारे समक्ष आया है उसका निहितार्थ क्या, उसके पीछे छिपा भाव क्या, उसको हम समझेंगे तब हम बुद्धि को समझ पाएंगे। और इस तरह से गिलफोर्ड ने बुद्धि को अपने त्रिआयामी सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की। इसी सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल भी कहा जाता है, बॉक्स मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, घनाकार कोष्ठ मॉडल आदि के नामों से भी जाना जाता है। मतलब जो त्रिआयामी सिद्धांत है इतने नामों से भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह भी बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा और आप समझ गए होंगे बुद्धि को अच्छे से, क्योंकि 2 सिद्धांतों पर अपन काम कर चुके हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर आपका अपेक्षित विषय लेंगे। नमस्कार।